देन जो अपना अगला टॉपिक है वो एक्चुअली में अपना होने वाला है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे, और मैं आपको बताऊं जनरल एनाटॉमी पे ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए दे दिया ताकि कल को आप ये ना बोलो कि जौहरी सर यार ये टॉपिक आया था आपके नोट्स में नहीं था। मेरे नोट्स हाईली इफेक्टिव हैं, ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज वाई मैं आपको उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको उसका मतलब कि अपन ने ऑलरेडी नीट में पढ़ के आए भाई, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस जीन क्या होते हैं, रेसेसिव जीन क्या होते हैं, एक्स लिंक जीन क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जीन क्या होते हैं, ये ऑलरेडी अपन यार नीट के टाइम में पढ़ चुके हैं। बट फिर भी मैं आपको उसके सारे कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, मेंडेलियन लॉ क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा, और मेरे सारे आपको नोट्स दे दूंगा ताकि आप उनको पढ़ के यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, किन हेडिंग्स में लिख के आना है, ताकि आप समझ पाओ। अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है, आप जैसे चैंपियंस लोगे, चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। सो 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको। मेरे इस कोर्स के जरिए लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो। साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, ऐसी गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ ऐप पे, कोर्स बहुत अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले सकते हो। अब एक एक लाइन पढ़ाऊंगा यार हर टॉपिक की, तो बच्चों जैसे बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाएंगे, अपन इतना पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे आते हैं। तो अपने एक साइंटिस्ट थे भाई, मेंडेलियन भाई। इन साइंटिस्ट ने बताया जीन्स के बारे में कि यार उनने एक चीज देखी कि ह्यूमन, अगर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊं, अब इन भाई साहब ने एक चीज देखी कि यार ह्यूमन बॉडी के अंदर तो 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम जो मदर से आया है, एक क्रोमोसोम फादर से आया है। अब मान लो मदर की आई कैसी है, ब्लू, लेकिन फादर की आई कैसी है, ब्लैक। अब बताओ बच्चे की आंख कौन से कलर की हुई होगी, ब्लू होगी, काली होगी, कि मिक्स होगी, ये कौन डिसाइड करता है? यहां पे फिर मेंडेलियन भाई ने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि इन दोनों जीन्स में से कोई एक जीन जो है डोमिनेट कर जाएगा दूसरे वाले पे, और डोमिनेट होने के कारण वो क्या करेगा, अब मान लो ब्लैक जीन जो है वो डोमिनेटिंग जीन होता है, आंखों का कलर, तो सामने वाले की आंख का कलर कैसा हो जाएगा, बच्चे के अंदर बच्चे की आंख का कलर होगा कैसा, काला। लेकिन बच्चे का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, बच्चे के जेनेटिक मटेरियल में ब्लैक आई का भी जीन है और ब्लू आई का भी जीन है, लेकिन बच्चे की आंख कैसी हुई, सिर्फ काली हुई। अब मान लीजिए इस बच्चे ने किसी ऐसी महिला से शादी कर ली जिसकी आंखें पूरी नीली हैं भाई। अब नीली आंखें कब होती हैं, नीली आंखें जब ही होती हैं जब दोनों क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल नीली आंखों का हो, क्योंकि नीली आंखें होना कैसा जीन है, रेसेसिव है। रेसेसिव मतलब जब क्रोमोसोम में, दोनों क्रोमोसोम में सेम जीन होगा, ब्लू आएगा, तो ही सामने वाले की आंख ब्लू होगी। अब इन दोनों ने शादी कर ली, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी कैसा पैदा हुआ, ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके दोनों क्रोमोसोम में ब्लू आंखों का जीन है, तो क्या होगा, बच्चे की आंखें कैसे हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी। या इन लोगों ने शादी करी और ऐसा क्रोमोसोम आया, मदर का एक ब्लू आंख का क्रोमोसोम आ गया और एक फादर का ब्लैक आंख का आ गया। अब बताओ बच्चे की आंखें कैसी होंगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ब्लैक कलर जो है वो ब्लैक जीन डोमिनेट करता है, तो बच्चे की आंख कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर ब्लू आंख कराने का भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे कि अपने बहुत प्यारा एक फिल्म में एक अभिनेता है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इन दोनों की आंखें कैसी, काली काली हैं, है ना। तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की दोनों की आंखें कैसी हैं, ब्लैक हैं, ब्लैक आई इनकी दिख रही हैं। बट इन रियलिटी देखा जाए तो उनका जेनेटिक मटेरियल कुछ इस प्रकार का था, उनके जेनेटिक मटेरियल में ब्लू आई का भी जीन था और साथ में ब्लैक आई का भी जीन था, इस तरीके का। क्योंकि ब्लैक आई डोमिनेंट थी तो उनकी काली आंखें हो गई। लेकिन जब उनकी बच्ची पैदा हुई तो उनकी जो नई बच्ची पैदा हुई है उसकी आंखें आप देखना बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं, उसकी आंखें ना हल्की सी ब्लूइश एंड ब्राउनिश कलर की आंखें। क्यों, क्योंकि ये जो रेसेसिव जीन जो है वो दोनों मदर से भी आ गए और फादर से भी आ गए, तो ये रेसेसिवनेस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रेसेसिवनेस ये होता है। आप समझे, ये सबसे पहले मेंडेलियन भाई ने बताए थे, तो ये आपको थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब है किस तरीके से पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल बच्चे के ऑफस्प्रिंग में जाते हैं
कौन सा जेनेटिक मटेरियल डोमिनेट करता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल डोमिनेट नहीं करता है। फिर एक होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद अपना आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि दो क्रोमोसोम होते हैं फादर में और दो क्रोमोसोम होते हैं मदर में, तो मदर का एक क्रोमोसोम जाएगा और फादर का एक क्रोमोसोम जाएगा, मतलब दोनों क्रोमोसोम अलग हो के जाएंगे, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर एक हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है ना, अब जेनेटिक मटेरियल तो आ गया, फिर वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपने आप को अपने ट्रेड लाता है। तो ये तीन लॉ मेंडेलियन भाई ने दिए थे। अपन को मेन कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट ना बेसिक कंसेप्ट है। जब आप सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ेंगे, बीमारी पढ़ेंगे, या फिर अपन पैथोलॉजी तो तुम छोड़ ही दो, अपन फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया बायोकेमिस्ट्री में, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। आप सिकल सेल एनीमिया नहीं पढ़ पाओगे बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि आप ये टॉपिक समझ ही नहीं पाओगे। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, रिफर टू द पैटर्न्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब किस तरीके से माँ बाप के जो कैरेक्टर होते हैं बच्चों में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे अगर माँ बाप की आंखें काली काली हैं तो बच्चे की भी आंखें होंगी काली काली, अगर माँ बाप की आंखें हैं काली काली, लेकिन अगर उनके जेनेटिक मटेरियल में एक नीला जीन भी प्रेजेंट है तो बच्चे की नीली आंखें हो सकती हैं। सबसे पहले मेंडेलियन भाई ने डिस्कवर करा था 1856 में। मेनली उनने तो पत्ते वगैरह लिए थे, प्लांट वगैरह लिए थे, टॉल एंड शॉर्ट वाला, उनने इस तरीके से देखा था। अब मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब मैं आपको ना इनको पढ़ाता हूं मेनली बीमारी के उसमें, क्योंकि देखो अपन आगे चल के बीमारियां पढ़ेंगे, अपन को प्लांट तो पढ़ना नहीं है, तो अपन बीमारी के हिसाब से पढ़ते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। देखो अब ऑटोसोम का मतलब क्या है, रटो मत, चीजों को समझ के पढ़ो। ऑटोसोम मतलब क्या, अपने क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 जो है, सारे क्रोमोसोम क्या एक जैसा काम करते हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। मेल फीमेल दोनों में सेम होंगे, ये एक जैसा काम करेंगे। ठीक है, अगर 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम में कोई भी बीमारी हो जाए तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब डोमिनेंट का मतलब क्या है, अब ये मेनली मैं आपको इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डिसऑर्डर पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि आगे चल के आपको डिसऑर्डर पढ़ाने हैं। अब मान लीजिए ये है मेल हो या फीमेल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे अनइफेक्टेड रहने दो, मेल फीमेल में इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। देखो इसके क्रोमोसोम में कोई भी बीमारी नहीं है, नॉर्मल क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा अपना है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, फादर मदर, उसका एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम में क्या है, बीमारी है। कोई भी जेनेटिक बीमारी हो सकती है, जैसे कि एक बीमारी होगी, कोई भी डोमिनेंट बीमारी हो गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसका एक क्रोमोसोम तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ, सामने वाला इंसान को बीमारी हो गई, जेनेटिकली बीमारी हो गई। अगर कोई नॉर्मल इंसान जेनेटिक बीमारी वाले से शादी कर ले, जिसका ये जीन कैसा है, डोमिनेंट जीन था, तो बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं उसके अपन अब देख लेते हैं। तो पहले बार क्या हो सकता है, फादर का एक जेनेटिक मटेरियल आ गया और मदर का भी एक अच्छा वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया, हो सकता है बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए। दूसरी बार में भी फादर का एक जेनेटिक मटेरियल आया, ये वाला अच्छा वाला, और मदर का एक अच्छा वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया, फिर से 50% चांस है कि बच्चे अच्छे पैदा हो। बट दूसरी चांस क्या है, फादर का अच्छा जेनेटिक मटेरियल और मदर का कैसा जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, म्यूटेटेड वाला। अब इसके कारण क्या हो गया, सामने वाला जो बच्चा है उसमें कैसा क्रोमोसोम आया, ऐसा क्रोमोसोम आया जिसमें म्यूटेशन वाला जीन प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये जीन डोमिनेट करेगा, तो अगर एक पेयर भी आ गया ना क्रोमोसोम का म्यूटेटेड, तो ये बीमारी करा लेगा, सामने वाला ऑफस्प्रिंग जो है बीमार पैदा हो जाएगा। तो 50% चांस है कि बच्चे बीमार पैदा हो। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में बताया। इनहेरिटेंस में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अपन बीमारियां के बारे में पढ़ेंगे, अपन डॉक्टर बनने वाले हैं, नो कि प्लांट पौधे नहीं देखने वाले। ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब मैं आपको बताता हूं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसे डिसऑर्डर है ना, वैसे सेम इनहेरिटेंस होता है। डिसऑर्डर की जगह क्या हुआ, कोई ट्रेट चला जाएगा, पास कर जाएगा, सेम ही बात है। अब रेसेसिव के अंदर क्या होगा, अब रेसेसिव के अंदर भाई जब तक दोनों क्रोमोसोम में म्यूटेशन वाला साइन नहीं दिखाई देगा, सामने वाला को बीमारी नहीं होगी। या फिर जब तक दोनों जेनेटिक मटेरियल में
सेम जीन नहीं होंगे, सामने वाले को ट्रेड नहीं दिखेंगे, या तो ब्लू आंख नहीं दिखेगी। जब तक दोनों क्रोमोसोम ब्लू आंख की नहीं होगी, ब्लू आंख नहीं दिखेगी, क्योंकि ये रेसेसिव जीन है। इसमें दोनों क्रोमोसोम में सेम क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम में सेम जीन होना चाहिए। अब बीमारी में क्या होता है, अब एक मान लीजिए, अब यहाँ पे मदर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन फादर का जेनेटिक मटेरियल जो है एक कैसा है, उसमें म्यूटेशन है। तो फादर भी टेक्निकली देखा जाए नॉर्मली दिखाई दे रहा है, कोई बीमारी फादर को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फादर क्या कर रहा है, फादर कैरी कर रहा है, एक तरीके से वो कैरियर की तरह काम कर रहा है, वो अपना म्यूटेटेड जेनेटिक मटेरियल पास कर सकता है आपस में। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें वही चांसेस है कि एकदम नॉर्मल बच्चे पैदा हो, या फिर चांसेस कैसे हैं, बच्चे कैसा पैदा हो, बच्चे पैदा हो ऐसे जिसमें एक क्रोमोसोम म्यूटेटेड आ जाए। तो 50% चांस है कि बच्चे कैसे हो, कैरियर पैदा हो। बीमारी वाले बच्चे तो पैदा ही नहीं होंगे। अब दिक्कत होती है यहां पे, अब मान लीजिए इन लोगों ने आपस में शादी कर ली है, ये मान लीजिए कजन है, इन दोनों कजन्स ने आपस में कर ली है शादी। अब दिक्कत क्या हो रही है, इन दोनों के पास ऐसा क्रोमोसोम है जिसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन करवाने के जीन प्रेजेंट है। तो उसके कारण क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक क्रोमोसोम ये आ गया म्यूटेशन वाला, एक क्रोमोसोम मदर से भी आ गया म्यूटेशन वाला। अब दोनों क्रोमोसोम में क्या है, अब यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम में क्या है, दोनों क्रोमोसोम में यहाँ पे म्यूटेशन है। तो बच्चा जो पैदा होगा वो जेनेटिकली बीमारी वाला बच्चा जो है यहाँ पे पैदा हो जाएगा। आप समझ रहे बात को। तो बीमारी जब ही होगी जब दोनों जीन, दोनों क्रोमोसोम में म्यूटेशन आपको पैदा हो, तभी सामने वाले को बीमारी होगी, वरना सामने वाला सिर्फ कैरियर स्टेट में चला जाएगा। तो ये रेसेसिव का सीन है भाई। फिर अपन आते हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर पे कि यार एक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होते हैं। एक्स लिंक में दो प्रकार के होंगे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो अपन सबसे पहले लेते हैं एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर्स। मेनली इसमें हीमोफीलिया का बहुत प्यारा एग्जांपल मैं आपको लूंगा। अभी अपन ने क्या देखा, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 पेयर के क्रोमोसोम अपन ने देखे। अब राइट नाउ अपन देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 23 क्रोमोसोम जो होता है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ना, लास्ट का 23 क्रोमोसोम जो होता है वो मेल के अंदर होता है XY मेल में, फीमेल में वो होता है इस तरीके से XX, फीमेल में ऐसा होता है XX। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत यहाँ पे है X क्रोमोसोम में। अब मान लीजिए अगर X क्रोमोसोम में दिक्कत है और ये जो बीमारी है ये रेसेसिव बीमारी है, अगर ये फीमेल को होगी नहीं, अब मैं क्यों नहीं होगी ये दिखाता हूं। अब आपको यहाँ पे आइए, आपको ना कुछ समझना पड़ेगा, पहले टेक्निकल चीजें समझना, रटना मत। अब फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, वो अपन देखते हैं। अब फीमेल के अंदर होता है XX, सीधी सी बात है, फीमेल में अपना होता है इस प्रकार से XX। अब फीमेल का मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम में किसी प्रकार का म्यूटेशन आ गया, मान लीजिए हीमोफीलिया बीमारी कराने का म्यूटेशन आ गया। अब क्या हो गया, फीमेल अभी नॉर्मल दिखाई देगी, ये दिखाई नॉर्मल दे रही है फीमेल, लेकिन फीमेल जेनेटिकली रूप में देखा जाए तो फीमेल क्या कर रही है, बीमारी को कैरी कर रही है। वहीं अगर अपन मेल लें, अगर मेल के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ गया ना, तो मेल कैसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना, दो एक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी होगा और वो म्यूटेटेड आ गया तो मेल के अंदर ये बीमारी हो जाती है। तो एक्स लिंक रेसेसिव बीमारियां जो है वो मेल को ज्यादा दिखाई देती हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है भाई। चलो अब अपन बच्चे पैदा कराने की सीन पे आते हैं। जी हाँ, अरे मतलब कि मैं आपको पढ़ाता हूं ऐसे। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं, अब अपन आ जाते हैं मदर पे और एक फादर पे। अब यहाँ पे देखो, फादर का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, नॉर्मल है, लेकिन मदर का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, मदर दिख तो नॉर्मल रही है, ऊपर से तो नॉर्मल दिख रही है मदर, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, एक म्यूटेटेड जीन आ गया है ब्लू कलर से। आप देखो अब कितने चांसेस हैं। अब भैया एक चांस ये है कि फादर का एक्स क्रोमोसोम आ जाए, मदर का अच्छा वाला एक्स क्रोमोसोम आ जाए, बच्ची नॉर्मल पैदा हो। फिर एक चांस क्या है, फिर से मदर का एक अच्छा एक्स क्रोमोसोम आ जाए और फादर का वाई क्रोमोसोम आ जाए, तो फिर से बच्चा कैसा है भाई, नॉर्मल पैदा हुआ। अब दिक्कत तो यहाँ पे, अब दिक्कत यहाँ पे हो रही है, अब फादर का एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मदर का म्यूटेशन वाला एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो बच्चा कैसा पैदा हुआ, बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसके अंदर किसी प्रकार का म्यूटेशन है एक्स क्रोमोसोम में। ये जो फीमेल है ये भी अपनी मां की तरह ही नॉर्मल दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि ये रेसेसिव था। जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा म्यूटेशन, बीमारी दिखाई नहीं देगी, ये सिर्फ बीमारी को कैरी करेगा जेनेटिकली। लेकिन अब यहाँ पे लड़के को दिक्कत हो गई साहब, अब फादर से वाई क्रोमोसोम मिला अच्छा, लेकिन अब मदर से क्या मिला, म्यूटेशन वाला एक्स क्रोमोसोम मिला।
अब मदर को म्यूटेशन वाला एक्स क्रोमोसोम मिला, अब यहाँ पे बच्चा जो है लड़का बीमार पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो भी म्यूटेटेड मिलेगा, तो बच्चे को दिख जाएगी बीमारी। तो ये एक्स लिंक रेसेसिव की मैंने कहानी बताई। डोमिनेंट के अंदर क्या होगा, एक म्यूटेशन में आ जाएगा तो बच्चे को बीमारी हो जाएगी, डोमिनेंट में वो डोमिनेट कर जाता है। देन फिर अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे ना इसको छोड़ देते हैं। वाइलिंग भी होता है इसी तरीके से। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूं। अब एक चीज आप ना अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लो। अभी राइट नाउ मेरी बॉडी में जितने भी सेल हैं, मेरी बॉडी के सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देखो ये मेरा सेल है भाई, मेरी बॉडी के अंदर सेल के अंदर एक प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, एक प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का ना अलग जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग बटवाज आदमी हो गया, कहता है नहीं भाई मेरा डीएनए मैं खुद बनाऊंगा। भाई माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करने के लिए अपना डीएनए खुद बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग डीएनए। अब राइट नाउ क्या है ना, मेरे अंदर मैं मेल हूं, लेकिन मेरे अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरी मां से आए हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब चलो भाई शुरुआत से चलते हैं। जब कोई भी पैदा नहीं हुआ था, आप अपने पापा में थे और मदर में थे, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, टेस्टिस से और स्पर्म से और ओवम से शुरू करते हैं। चलो भाई अब क्या होता है ना, स्पर्म है, स्पर्म को इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है ऐसा। स्पर्म का एक हेड होता है और एक टेल होता है। अभी टेल क्या करती है, फड़फड़ाती है स्पर्म की, कहां पे, ओवम के पास जाने के लिए। तो अब क्या होता है ना, स्पर्म जो है अपने पूरे माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल कर लेते हैं ओवम में घुसने से पहले। दैट इज वाई फादर से जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कभी ऑफस्प्रिंग में जा ही नहीं पाता, मदर का ही हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। अब यहां पे दिक्कत क्या हुई, मदर का जो ओवम बना है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके डीएनए में अगर कोई दिक्कत है तो क्या होगा, अब दिक्कत यहां पे हो जाएगी। अब मदर तो यार अपना, मदर तो सबको एक एक अपना वो देगी, जेनेटिक मटेरियल देगी ना। तो अगर मदर एक जीन भी देती है सबको, तो सबके अंदर इफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया जाता है और सारे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इफेक्टेड बच्चे पैदा होते हैं। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। याद रखना, अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कोई भी दिक्कत है, क्योंकि वो ओवम में ही दिक्कत है, तो अगर कोई भी बच्चा पैदा हो वो इफेक्टेड ही पैदा होगा। अगर मान लीजिए फादर के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि फादर का माइटोकॉन्ड्रिया कभी ऑफस्प्रिंग तक जाता ही नहीं है, स्पर्म उसे पूरा यूटिलाइज कर लेता है। अगर वो बच्चे पैदा भी करेगा तो नॉर्मल बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे। तो दिस इज वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। एक चीज मैं आपको बिल्कुल बता दूं मेरे भाइयों और उन सारे भाइयों की बहनों, मैं बिल्कुल एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। ये टॉपिक अपन ने इसलिए पढ़ा ताकि अपन आगे चल के जब अपन बायोकेमिस्ट्री पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़े, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़े, तब अपन को पता रहे कि जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसमिट होता है। लेकिन किस्मत अगर खराब हुई, एग्जामिनर की बीबी ने नहीं दिया खाना या फिर रात में वो लड़ लिए, मूड अगर एग्जामिनर का खराब है तो फालतू के क्वेश्चन देता है और उन्हीं फालतू के क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये साउथ इंडिया के कर्नाटका के प्रीवियस ईयर के पेपर में एक बार रिपीट हुआ था, दैट इज व्हाई मैंने डाल दिया एक्सप्लेन इन डिटेल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये मेरे सारे नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी भी आप मेरी वेबसाइट से मंगा सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको पढ़ने में।